दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख वन नेशन वन पुलिस इज अ रिफॉर्म दैट इज लॉन्ग ओवर ड्यू के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। एक राष्ट्र एक पुलिस। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। संविधान के तहत पुलिस राज्य द्वारा शासित विषय है, लिहाजा सभी राज्यों में से प्रत्येक के अपने पुलिस बल होते हैं। राज्यों की मदद के लिए केंद्र को भी पुलिस बलों के रखरखाव की अनुमति दी गई है ताकि कानून व्यवस्था सही तरीके से बहाल की जा सके। इसी दिशा में भारत जैसा लोकतांत्रिक देश अब कुछ क्षेत्रों में एक रूपता की तरफ बढ़ रहा है। गौरतलब है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक रजिस्ट्री, एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड और यहाँ तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी व्यवस्था की दिशा में भारत सरकार पहले से ही प्रयास कर रही है। अब भारत में एक राष्ट्र एक पुलिस जैसी व्यवस्था को लागू करने की सुगबुगाहट भी तेज हो रही है। इस कदम के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि वन नेशन वन पुलिस का विचार देश भर में तरह तरह की सुविधाओं और नेटवर्क को एकीकृत करने में योगदान देगा। ऐसे में हमें समझना होगा कि क्या देश भर में एक राष्ट्र एक पुलिस वाली व्यवस्था को लागू करना ठीक होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के और नहीं लागू करने के पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं, हमें इस बात को भी समझना होगा। साथ ही समझना होगा कि देश भर में एक राष्ट्र एक पुलिस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में क्या कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए इन्हीं सब पहलुओं पर विचार करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थिति को देख लेते हैं। विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों को उनके राज्यों के कानूनों और रेगुलेशनों द्वारा एडमिनिस्टर्ड यानी अभिशासित किया जाता है। कुछ राज्यों में पुलिस एक्ट 1861 के आधार पर कानून बनाए गए हैं। पुलिस व्यवस्था से जुड़े कुछ अधिनियमों में इंडियन पीनल कोड 1862 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भी शामिल है। बता दें कि 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त पुलिस आयोग ने देखा कि साल 1861 का अधिनियम मद्रास और बॉम्बे प्रांतों में लागू नहीं था, इसलिए इसने पुलिस अधिनियम को इन प्रांतों में भी लागू किए जाने की सिफारिश की। बात करें पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की तो स्वतंत्रता से पहले भारतीय शाही पुलिस के बड़े पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाती थी। सेवा के लिए पहली खुली प्रतियोगिता का आयोजन जून 1893 में इंग्लैंड में हुआ था। शाही पुलिस में भारतीयों का प्रवेश 1920 के बाद ही शुरू हुआ। इसके बाद के सालों में इस सेवा हेतु परीक्षाओं का आयोजन इंग्लैंड और भारत दोनों में होने लगा। इस्लिंगटन आयोग और ली आयोग की घोषणा और सिफारिशों के बावजूद पुलिस सेवा के भारतीयकरण की गति काफी धीमी थी। 1931 तक पुलिस अधीक्षकों के कुल पदों के 20% पर ही भारतीय नियुक्त होते थे। 1939 के बाद से और अधिक भारतीयों की नियुक्ति भारतीय पुलिस में होने लगी। मौजूदा समय में राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सीधी भर्ती प्रक्रिया एवं यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के तहत पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सिलेक्शन किया जाता है। पुलिस एक्ट 1861 में कहा गया है कि राज्यों के अपने पुलिस मैनुअल भी होते हैं, जिनमें इस बात का जिक्र होता है कि राज्य पुलिस का संगठन किस प्रकार किया जाए, उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या है आदि। ऐसे में हम पुलिस के संगठन और उनके पदानुक्रम पर बात कर लेते हैं। सामान्यतः राज्य पुलिस बलों की 2 शाखाएं होती हैं, सिविल और सशस्त्र पुलिस। सिविल पुलिस के पास रोजमर्रा के कानून और व्यवस्था को बहाल करने की जिम्मेदारी होती है, जबकि सशस्त्र बलों को रिजर्व में रखा जाता है जब तक कि दंगे जैसी स्थितियों इत्यादि में अतिरिक्त सहयोग की जरूरत ना हो। प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए प्रत्येक राज्य को विभिन्न फील्ड यूनिट्स में विभाजित किया जाता है, जैसे कि जोन्स, रेंजेस, डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिविजन्स या सर्किल्स, पुलिस स्टेशंस और आउटपोस्ट।
उदाहरण के लिए एक राज्य में 2 या उससे अधिक जोन्स होंगे। प्रत्येक जोन में 2 या उससे अधिक रेंजेस होंगे और रेंजेस को इसी प्रकार अन्य फील्ड यूनिट्स में विभाजित किया जाएगा। इस सेटअप की मुख्य फील्ड यूनिट्स पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स और पुलिस स्टेशन होते हैं। पुलिस डिस्ट्रिक्ट वह क्षेत्र होता है जिसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह पुलिस प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण निरीक्षणात्मक और कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास पुलिस बल के आंतरिक प्रबंधन से जुड़े मामलों और कानून एवं व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों का पालन करने की ऑपरेशनल फ्रीडम होती है। पुलिस स्टेशन पुलिस के कामकाज की बुनियादी इकाई होता है, जिसका प्रमुख इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होता है। इनके कामों में शामिल है अपराधों को रजिस्टर करना, स्थानीय पेट्रोलिंग, जांच करना, कानून और व्यवस्था से जुड़ी प्रदर्शन एवं हड़ताल जैसी परिस्थितियों से निपटना, खुफिया सूचनाएं जुटाना और अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना इत्यादि। एक पुलिस स्टेशन में पेट्रोलिंग और चौकसी के लिए अनेक पुलिस आउटपोस्ट हो सकते हैं। सामान्यतः जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार राज्य पुलिस बल के प्रमुख यानी डीजीपी की सलाह से जिले की जनसंख्या, क्षेत्र, अपराध की स्थिति और काम के दबाव के आधार पर जिले में जितने चाहे पुलिस आउटपोस्ट बना सकते हैं। पुलिस कर्मचारियों में सबसे बड़ा यानी लगभग 86% तक हिस्सा कांस्टेबलरी का होता है, जिसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल होते हैं। 13% हिस्सा सबऑर्डिनेट रैंक यानी इंस्पेक्टर से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक और मात्र 1% हिस्सा ऑफिसर रैंक का होता है, जिसमें डीजीपी से लेकर डिप्टी एसपी तक के ऑफिसर्स शामिल हैं। यह पदानुक्रम और संगठन पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो आज तक चला आ रहा है। मौजूदा समय की जरूरतों के हिसाब से इन नियम कानूनों में हमेशा से बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। इन जरूरतों को देखते हुए अब तक कई आयोगों का गठन किया जा चुका है। तो आइए अब भारत में पुलिस सुधार की दिशा में आए अब तक की सिफारिशों को फौरी तौर पर देख लेते हैं। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। क्या इन 75 सालों में भारतीय पुलिस व्यवस्था और पुलिस महकमे में व्याप्त समस्याओं को पहचाना नहीं गया है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि कई लोगों और समितियों ने इन समस्याओं को पहचाना और पुलिस महकमे में सुधार की दिशा में अपनी सिफारिशें भी दी। अतीत में कई समितियों और आयोगों ने पुलिस सुधारों के संबंध में अहम सिफारिशें दी हैं। इनमें से सबसे उल्लेखनीय सिफारिशें नेशनल पुलिस कमीशन ने दी थी। गौरतलब है कि पुलिस की समस्याओं का अध्ययन करने और राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने के लिए 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी एनपीसी का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने फरवरी 1979 से मई 1981 की अवधि के दौरान 8 रिपोर्टें प्रस्तुत की। एनपीसी की प्रमुख सिफारिशों के आधार पर ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया गया था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 1994 में इन सिफारिशों को शामिल किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से जुड़े प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 25 मई 1998 को रिबेरो समिति का गठन किया था। इस समिति ने कुछ संशोधनों के साथ एनपीसी की सिफारिशों का समर्थन किया था। पुलिस में संरचनात्मक परिवर्तन और पुलिस सुधार की दिशा में सुझाव देने के लिए श्री के पद्मनाभैया पूर्व केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में जनवरी 2000 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा लगभग 240 सिफारिशें की गई थी। इन सिफारिशों में संवर्ग नीति के आवंटन की समीक्षा करना, प्रत्यक्ष आईपीएस अधिकारियों को जिले का प्रभार दिया जाना, आईएएस या आईपीएस को न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थ करना, शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली, NICFS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का विभाजन, 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले लड़कों की कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती और उनका पुलिस प्रशिक्षण, स्कूलों अथवा पुलिस प्रशिक्षण कॉलेजों में 2 से 3 साल का प्रशिक्षण और आईपीएस के प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 24 वर्ष करना इत्यादि शामिल था।
इसके बाद सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के उपायों पर विचार करने और सिफारिश देने के लिए डॉक्टर V.S. मलिमथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। मलिमथ समिति ने अप्रैल 2003 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और फिंगरप्रिंट ब्यूरो को मजबूत करने, नए पुलिस अधिनियम का अधिनियमन, संघीय अपराधों की देखभाल के लिए केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी की स्थापना करना, पुलिस स्टेशनों में कानून और व्यवस्था विंग से जांच विंग को अलग करना, अधिक पदों का सृजन और राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना आदि जैसी सिफारिशें शामिल थी। इसी तरह गृह मंत्रालय ने सितंबर 2005 में एक नए मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर सोली सोराबजी की अध्यक्षता में पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। 1861 के पुलिस एक्ट की जगह इस नए कानून को लाया जाना था। 2006 में कमेटी ने मॉडल पुलिस एक्ट सौंपा, जिसे उसी साल सभी राज्यों में सर्कुलेट किया गया। इनमें से 17 राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने या तो इस नए मॉडल कानून के मद्देनजर नए कानून पारित किए या फिर मौजूदा कानून में संशोधन किया। नए मॉडल पुलिस अधिनियम ड्राफ्ट के अलावा जस्टिस थॉमस समिति ने भी पुलिस महकमे को लेकर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी और इस दिशा में सुझाव भी दिए। इसी तरह प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें भी पुलिस रिफॉर्म की दिशा में काफी अहम रही हैं। तो आइए अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और सेकंड ARC की सिफारिशों को देख लेते हैं। गौरतलब है कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिनमें पुलिस द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग के अनेक मामले सामने आए थे और यह आरोप लगाया गया था कि पुलिसकर्मी राजनैतिक रूप से पक्षपात पूर्ण तरीके से काम करते हैं। तब जाकर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में केंद्र और राज्यों को पुलिस के कामकाज के लिए दिशा निर्देश तय करने, पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, उनकी तैनाती और तबादले का फैसला लेने और पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकरणों के गठन का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी अनिवार्य किया कि मुख्य पुलिस अधिकारियों को मनमाने तबादलों और तैनातियों का शिकार न होना पड़े, इसीलिए उनकी सेवा की न्यूनतम अवधि तय की जाएगी। 2006 के प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुल 7 तरह के निर्देश दिए। इन निर्देशों में पहला निर्देश है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, रिबेरो समिति या सोराबजी समिति द्वारा अनुशंसित किसी भी मॉडल पर राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना। दूसरा निर्देश है राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन करना और एक बार चुने जाने के बाद उसके लिए कम से कम 2 साल का कार्यकाल सुनिश्चित करना। तीसरा निर्देश है ऑपरेशनल ड्यूटीज पर तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए 2 साल का कार्यकाल निश्चित करना। चौथा निर्देश है 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले कस्बों या शहरी क्षेत्रों से शुरू करते हुए छोटे शहरों या शहरी क्षेत्रों के लिए एक अलग जांच प्राधिकरण और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना। पांचवा निर्देश है पुलिस उपाधीक्षक यानी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद से नीचे के अधिकारियों के सभी स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधित मामलों को तय करने के लिए राज्य स्तर पर एक पुलिस स्थापना बोर्ड यानी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड का गठन करना। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने छठा निर्देश पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन के संदर्भ में दिया था। वहीं 7वां और अंतिम निर्देश केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना को लेकर दिया गया था। इसके बाद 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार ने भी पुलिस रिफॉर्म से जुड़ी सिफारिशें की थी। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग और सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को महसूस किया कि पुलिस दुर्व्यवहार के मामलों में जांच के लिए एक स्वतंत्र शिकायत अथॉरिटी होनी चाहिए। गौरतलब है कि राजनैतिक कार्यकारिणी और आंतरिक पुलिस पर्यवेक्षण अथॉरिटी द्वारा कानून प्रवर्तन अथॉरिटीज के साथ पक्षपात किया जा सकता है और संभव है कि स्वतंत्र और निर्णायक फैसला न लिया जा सके। हालांकि भारत में विभिन्न तरह के दुर्व्यवहारों की जांच के लिए कुछ स्वतंत्र प्राधिकरण है,
उदाहरण के तौर पर देखें तो मानवाधिकार हनन के मामले में राष्ट्रीय अथवा राज्य मानवाधिकार आयोग से संपर्क किया जा सकता है, या फिर भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए लोकायुक्त से संपर्क किया जा सकता है। ऐसे में दूसरे प्रशासनिक आयोग का कहना है कि ऐसी स्वतंत्र पर्यवेक्षक अथॉरिटीज की कमी है जो सभी प्रकार के पुलिस दुर्व्यवहारों से निपटने में विशेषज्ञता प्राप्त हो और जिस तक पहुंच आसान हो। इसके मद्देनजर मॉडल पुलिस एक्ट 2006 और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्यों एवं जिला स्तर पर शिकायत प्राधिकरणों का गठन करेंगे। आइए अब वन नेशन वन पुलिस को लागू करने की दिशा में आने वाली चुनौतियों को देख लेते हैं। भारत में वन नेशन वन पुलिस जैसी व्यवस्था को लाने और नहीं लाने के पीछे क्या तर्क हैं, इसे हमें विस्तार से समझना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि देश में इस एकीकृत व्यवस्था को लाने के पीछे क्या वजहें हैं। इसके लिए सबसे बड़ी वजह है पुलिस प्रशासन में व्याप्त समस्याएं और पुलिस व्यवस्था में सुधार की दिशा में आने वाली चुनौतियां। पुलिस प्रशासन में सुधार की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती भारत में कानून की संस्कृति की बहाली की समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण न्याय को सुलभ, प्रभावी और विश्वसनीय बनाना बेहद मुश्किल सा प्रतीत होता है। दूसरा कारण लोगों का पुलिस व्यवस्था में विश्वास की कमी का होना है। ऐसी कई वजहें हैं जिसकी वजह से पुलिस महकमे ने लोगों के मन से अपने भरोसे को खोया है। तीसरी वजह केंद्र राज्य के बीच की तकरार है। कई बार किसी राज्य विशेष में पुलिस सुधार उपायों को लागू करने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन राज्य सरकारें ऐसा करती नहीं हैं। यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी पुलिस सुधारों में एक बड़ी बाधा बन के सामने आती है। ऐसे में इन सुधार उपायों को लागू करने की दिशा में यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका अहम हो जाती है। गौरतलब है कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पुलिस प्रशासन में अपेक्षित सुधार लाने के लिए केंद्र समय समय पर राज्यों को राजी करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह केंद्र सरकार का संवैधानिक सीमाओं में बंधना है। दरअसल भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक पुलिस राज्य का विशेष है। एक सबसे बड़ी और सबसे अहम समस्या औपनिवेशिक काल से पुलिस व्यवस्था का उसी पुराने ढर्रे पर चले आना है। पुलिस महकमे में जो भी व्यवस्था चल रही है उसके नियम कायदे ब्रिटिश शासन से ही चले आ रहे हैं। हम किसी भी व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाना चाहते हैं, लेकिन पुराने नियम कायदों के आधार पर ही, जो कि तर्क संगत नहीं बैठता। यदि हम आधुनिकता के हिसाब से पुलिस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पुराने कानूनों को मौजूदा वक्त की मांग के हिसाब से बदलना होगा। इन सब के अलावा पुलिसिया महकमे का राजनीतिकरण और बढ़ता भ्रष्टाचार भी आज के समय में पुलिस सुधार की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभर रहा है। कई बार देखने को मिला है कि अपराध जांच में राजनेता या तो पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष न्याय न करने पर मजबूर करता है या फिर उसे समय से पहले तबादले की मार झेलनी पड़ती है। ऐसे में कई पुलिस कर्मचारी भी अपराधों में लिप्त हो जाते हैं और ऐसे में राजनेताओं, अपराधियों और पुलिस की मजबूत सांठगांठ बन जाती है। इन सबके अतिरिक्त पुलिस संगठन में संवेदनशील कार्य संस्कृति और पेशेवर कार्य प्रणाली का अभाव भी पुलिस सुधार की दिशा में चुनौतियों में शामिल है। पुलिस विभाग में श्रम शक्ति का अभाव, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए एक एकीकृत केंद्रीय व्यवस्था का अभाव और पुलिस विभाग के पास अत्याधुनिक हथियारों और वाहनों की कमी भी उन चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं। इन सभी चुनौतियों के समाधान को लेकर भारत में वन नेशन वन पुलिस जैसी व्यवस्था को लाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या ऐसा करना सही होगा। दरअसल भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था है जहां केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में भांति भांति की संस्कृति, भौगोलिक विविधता, सामाजिक एवं आर्थिक विविधता देखने को मिलती है। यहाँ तक कि इन राज्यों की भाषाएं एवं बोलियां भी अलग हैं। ऐसे में पूरे देश में एक सी पुलिस व्यवस्था को लागू करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले एक कांस्टेबल की पोस्टिंग केरल के किसी गांव में कर दी जाए या फिर कर्नाटक के एक गांव में रहने वाले और कन्नड़ भाषा बोलने वाले किसी सिपाही की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी इलाके में कर दी जाए तो दोनों के लिए इन इलाकों में काम करना बेहद मुश्किल होगा।
ऐसी स्थिति में ना तो गांव वाले इन पुलिस कर्मचारियों पर भरोसा कर पाएंगे और ना ही ये कर्मचारी इन इलाकों में अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन कर पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह गांव वालों और पुलिस कर्मचारियों के बीच भावनात्मक लगाव का अभाव और भाषा एवं संस्कृति का अलग होना है। ऐसे में जब पुलिस वाले लोगों की भाषा और संस्कृति को ही नहीं समझ पाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान कैसे निकालेंगे और उन्हें उचित न्याय कैसे दिला पाएंगे। ऐसे में हमें इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में अपनाए जाने वाले उपायों को भी देख लेना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि क्या हो आगे की राह। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों के वितरण पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए कोशिश करनी होगी कि केंद्र और राज्य दोनों ही एक दूसरे की सहकारी संघवाद की भावना का सम्मान करें। देश में ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है ताकि पुलिस बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप और दबाव के जांच कार्य कर सके। इसके लिए मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 मसौदे में निहित बातों और कई आयोगों की सिफारिशों पर गौर करना होगा। इन सब के लिए सबसे पहले राज्य पुलिस बल को एक स्वतंत्र पुलिस जवाबदेही आयोग के साथ साथ राज्य विधानमंडल को वार्षिक रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही इसमें पुलिस बल को विकेंद्रीकृत करने और पुलिस बल की निगरानी के लिए समुदाय को शामिल भी करना होगा। इसके अलावा राज्य पुलिस महानिदेशालय की सीधी देखरेख में राज्य पुलिस बल के विशेष विंग द्वारा सांप्रदायिक दंगों, लिंचिंग और सामूहिक बलात्कार के मामलों की जांच के भी प्रावधान किए जाने चाहिए। पुलिस बलों के आकार में वृद्धि करने और सभी रिक्तियों को भरने तथा भविष्य में खाली होने वाले पदों को भरने के लिए एक वार्षिक भर्ती कार्यक्रम बनाए जाने की भी जरूरत है। पुलिस बल में राज्य की विविधता के अनुसार प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए और वंचित समूहों, महिलाओं के अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व के लिए भी विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए राज्य पुलिस बल सीधी भर्ती तथा कांस्टेबल और अधिकारियों की पदोन्नति के दौरान महिलाओं के 33% आरक्षण के मापदंड को भी ध्यान में रखना होगा। समय की मांग के मुताबिक पुलिस बलों को आधुनिक तकनीकी सक्षम, नागरिक अनुकूल तथा मानवाधिकारों और कानूनों के तहत संरक्षक के रूप में तैयार करने की सख्त जरूरत है। पुलिस बलों के हथियारों और वाहनों को समय की मांग के मुताबिक अपडेट करने की जरूरत है। इन सब के अलावा हमें निचले स्तर के पुलिस कर्मचारियों के इनकम को बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा ताकि उसे अधिक पैसे की चाह में भ्रष्टाचार में लिप्त ना होना पड़े। इसके अलावा पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और इस दिशा में बजट और भर्तियों को बढ़ाने की भी सख्त जरूरत है। पुलिस पदानुक्रम को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। इसके लिए मिडिल और अफसर वर्ग के कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना होगा और निचले स्तर के कर्मचारियों के भार को थोड़ा कम करना होगा। यदि इन सभी बातों पर फौरी तौर पर काम किया जाता है तो निस्संदेह ही पुलिस व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा और जनता के प्रति पुलिस की जवाबदेहिता में भी बढ़ोतरी होगी। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। देश की पुलिस व्यवस्था में व्याप्त मौजूदा समस्याओं का समाधान वन नेशन वन पुलिस जैसी एकीकृत व्यवस्था को लागू करके ही पाया जा सकता है। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।